यहाँ पे एक मैंने समरी दी हुई है क्वांटम गेट्स की, जो हमने कल स्टडी किए थे। जिसमें पहले जो तीन गेट्स हैं इनको हम पॉली गेट्स कहते हैं, जिसमें पॉली एक्स गेट, पॉली वाई गेट और पॉली जी गेट है। उनके सिंबल्स जो हैं वो एक्स वाई जी होते हैं, और उनका जो मैट्रिक्स है वो इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह हमने हेडमार्ट गेट को भी देख लिया था। ठीक है, तो ये बेसिकली किसी क्यूबिट की सुपरपोजिशन पैदा करने का काम करता है। फेज गेट्स जो थे एस और ई और टी, ये तीनों मैंने बताया था कि रोटेशन गेट से समझे जा सकते हैं। यानी अगर आप एक रोटेशन गेट लिखें तो ये दोनों गेट्स जो हैं, आर फाइव वाला जो गेट मैंने पढ़ाया था फेज गेट, उससे आप इनको समझ सकते हैं। तो जो फेज फाइव की जो वैल्यू है उसके हिसाब से इनका नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी। उसके बाद कंट्रोल नोट गेट भी मैंने पढ़ाया था, कंट्रोल जी गेट हमने स्टडी कर लिया था, स्वैप गेट। तो ये जो तीनों गेट हैं ये तीनों के तीनों जो थे, दीज आर टू क्यूबिट गेट्स। ठीक है, ये टू क्यूबिट गेट्स हैं। और यहाँ पे जो पहले सारे गेट्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे वन क्यूबिट गेट्स हैं। यानी एक क्यूबिट को अगर आपने कंट्रोल करना है तो आप वन क्यूबिट गेट्स इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने टू क्यूबिट्स को कंट्रोल करना है तो आप टू क्यूबिट गेट्स इस्तेमाल करेंगे। और एक एग्जांपल जो है वो हमने देखी थी टोफाली गेट की, जो कि थ्री क्यूबिट गेट है। तो ये खुलासा है उन तमाम गेट्स का जो हमने कल के लेक्चर में स्टडी किए थे, जिनको आप पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग में देख भी सकते हैं। इसके बाद आज का जो, जैसे मैंने कहा कि हमारा मकसद जो है वो क्वांटम सर्किट्स को स्टडी करना है। तो क्वांटम सर्किट बुनियादी तौर पे क्या चीज़ होता है? जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट देखे होंगे, तो उसमें आप क्या करते हैं? मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई एसी सर्किट है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? आप एक एसी सप्लाई लेते हैं, ठीक है, जो एसी वोल्टेज देती है। और लेट से वहाँ पे कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, कोई इंडक्टर लगा हुआ है, तो ये एक एलसी सर्किट बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ वायर्स होती हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं, जो सर्किट कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो इसी तरह से क्वांटम सर्किट जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह की एक चीज़ है, और उसमें भी वायर्स होती हैं, और उसमें वायर्स के साथ गेट्स होते हैं। ठीक है, सो मिसाल के तौर पे कोई क्वांटम सर्किट आप बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? यानी एक क्यूबिट लेंगे, कोई भी क्यू नॉट, और उसके आगे कुछ बहुत सारे आप गेट्स लगा देंगे। अगर आपके दो गेट्स हैं, दो क्यूबिट्स हैं, तो आप टू क्यूबिट गेट भी यहाँ पे लगा सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये एक क्वांटम मिसाल के तौर पे आपने हेडामार्ट लगाए हुए हैं वगैरह, और या सी नॉट लगाए हुए हैं, तो ये एक मैं वैसे ही मिसाल दे रहा हूँ। तो ये जो वायर्स होती हैं इनको एक सिंगल लाइन से जाहिर किया जाता है। ठीक है, और डबल वायर हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं क्लासिकल क्यूबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो क्वांटम में जो सिंगल लाइन होती है वो क्यूबिट को रिप्रेजेंट करती है, और जो डबल लाइन होती है वो क्लासिकल बिट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सर्किट को आमतौर पे लेफ्ट से राइट पढ़ा जाता है, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन होती है वो राइट से लेफ्ट होती है। ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, यानी जब आप सर्किट लिखते हैं या उसका एल्गोरिथम जब आप पढ़ना चाहते हैं, तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं। यानी पहले हम क्यू नोट को देखेंगे, फिर क्यू नोट पे पहला हेडामार्ट लगेगा, फिर दूसरा हेडामार्ट, फिर ये सी नॉट गेट लगेगा। ठीक है, तो सर्किट को जब हम रीड करते हैं तो हम इस तरफ से रीड करते हैं, लेकिन ये सर्किट एक्चुअली जब अप्लाई होता है तो वो राइट टू लेफ्ट अप्लाई होता है। ठीक है, ये एक स्क्रिप्ट में आप मिसाल के तौर पे देख सकते हैं कि उसमें ये वाला ऑपरेशन पहले होता है और फिर ये बाद में होते हैं। सो लेकिन हमारा जो एल्गोरिदम है उसमें हम लेफ्ट टू राइट इसको रीड करवाते हैं। फिर ये कि हर लाइन में जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि टाइम भी साथ साथ गुजर रहा है। यानी अगर आपने अपना क्यूबिट यहाँ से स्टार्ट किया है इनिशियल से, ठीक है, और तो आप क्या करते हैं? अपने सर्किट को मुख्तलिफ टाइम्स में डिवाइड करते हैं। तो लेट से ये यहाँ पे मैं डैश लाइन से कहता हूँ कि ये T1 पे मेरा सर्किट है। फिर मैंने एक गेट अप्लाई किया तो T2 टाइम हो गया। फिर थोड़ा टाइम और गुजरा तो T3 टाइम हो गया, और टाइम गुजरा तो T4 हो गया। तो बेसिकली जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हैं वैसे वैसे आप कहते हैं कि जी टाइम गुजर रहा है। ठीक है,
सो ये टाइम की जो सेंस है वो भी इसके अंदर सर्किट के अंदर पाई जाती है। अच्छा, आमतौर पे जब इनपुट स्टेट ली जाती है तो कन्वेंशन ये है कि इनपुट स्टेट अक्सर कंप्यूटेशनल बेसिस में ली जाती है। कंप्यूटेशनल बेसिस के अंदर हम बेसिकली इसको लाइव जो है ना जीरो वाली जो है वो स्टेट हम लेते हैं। कुछ लोग जो है वो 0 1 से भी स्टार्ट कर लेते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी आपका जो Q0 है और आपका जो Q1 है, मिसाल के तौर पे अगर आपके दो क्यूबिट्स हैं, जैसा कि मैंने यहाँ एग्जांपल भी ली है, तो कुछ लोग जो हैं वो मतलब इसको ऐसे स्टार्ट करवा लेते हैं कि Q0 भी 0 है और Q1 भी 0 है, या फिर आप 1 भी ले सकते हैं। लेकिन जो आमतौर पे जो कंडीशन है, मतलब जो कन्वेंशन है, सॉरी, कन्वेंशन यानी जो रवायत है वो ये कि इनपुट स्टेट को तमाम जीरोस लिए जाते हैं और वहां से स्टार्ट किया जाता है। क्वांटम सर्किट की एक अहम प्रॉपर्टी ये है कि ये ए साइक्लिक है। ए साइक्लिक का मतलब है कि आप लूप्स नहीं बनाते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्वांटम सर्किट में इधर से चलना शुरू करें और यहाँ से घूम के आप वापस आ गए। तो लूप्स नहीं बनते क्वांटम सर्किट्स के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जबकि क्लासिकल सर्किट में, जैसे कि मैंने अभी एलसी सर्किट की मिसाल दी, तो क्लासिकल सर्किट में आप जो है वो लूप्स बनाते हैं। आपको पता है ना, वो किरचॉफ के जो लॉज हैं उनमें एक है ही, जो वोल्टेज लॉ है वो उसको कहते हैं लूप, लूप रूल है, कि वो लूप के ऊपर लगता है। तो क्लासिकल सर्किट्स में लूप्स हो सकते हैं, क्वांटम सर्किट्स में लूप नहीं होते। वो उनकी उनमें यूनिडायरेक्शनल टाइम की सेंस होती है, यानी आप एक तरफ से चलते हैं और बस आगे चलते जाते हैं, वापस नहीं आ पाते। उसके बाद यहाँ क्वांटम सर्किट में फैन इन और फैन आउट अलाउड नहीं है। फैन इन और फैन आउट का क्या मतलब होता है? फैन इन का मतलब होता है कि लेट से 2 क्यूबिट आए और वो मिलके तो 1 क्यूबिट बन गया, इसको बोलते हैं फैन इन। और फैन आउट होता है कि 1 क्यूबिट आया और वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। ये चीजें क्वांटम सर्किट में नहीं होती, क्योंकि आपको पता है यूनिटैरिटी प्रिजर्व रहती है। और क्वांटम मैकेनिक्स का जो लीनियर अलजेब्रा है वो अलाउ नहीं करता कि ये वाली स्टेट्स पॉसिबल हो। ठीक है। तो फैन इन का मतलब होता है कि ये दो पर जैसे बने हुए हैं ना, तो ये आए और इन्होंने एक स्टेट बना दी। तो अगर मैं एरोज लगाऊं तो ये फैन इन है और ये फैन आउट है। तो ये भी काम क्वांटम सर्किट में नहीं होता। तो 1 क्यूबिट आ रहा है तो 1 क्यूबिट ही आगे निकलेगा। ये बात मैंने क्वांटम गेट्स में भी आपको बताई थी कि रिवर्सिबल गेट्स होते हैं, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक इनपुट से दो आउटपुट ले लें। और आगे चल के हम देखेंगे कि इसकी एक रीजन, फैन आउट की रीजन ये भी है कि क्यूबिट कॉपी नहीं हो सकता। मतलब ये नहीं हो सकता कि मैं एक क्यूबिट यहाँ से स्टार्ट करूं और वो यहाँ पे दो जगहों पे इकट्ठा मुझे मिल जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब होगा कि मैंने एक तो अपना ओरिजिनल क्यूबिट ले लिया है और साथ ही मैंने इस क्यूबिट को कॉपी भी कर दिया है। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद नो क्लोनिंग थ्योरम आपको बताऊंगा, जो ये प्रूव करता है कि बेसिकली दिस सर्किट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, उसके बाद आखिरी जो क्वांटम सर्किट में आप अक्सर देखा करेंगे कि गेट तो नहीं है, लेकिन इस तरह का एक सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे। इसको मेजरमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये क्या करेगा कि अगर आप इसको एक क्यूबिट या क्वांटम स्टेट इसको अगर आप देंगे इनपुट पे, तो ये उसको क्लासिकल स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको मेजरमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और ये क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियादी चीज है कि अगरचे आपकी जो इंफॉर्मेशन है क्वांटम कंप्यूटर में वो क्वांटम इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब आप उस पर मेजरमेंट करके एक्चुअली फिजिकल डिवाइस पे जब आप उसकी आउटपुट लेते हैं तो वो क्लासिकल इनपुट ही होती है। वो वही 1 और 0 होते हैं। यानी मेजरमेंट क्या करती है कि अगर मैं 0 क्यूबिट को इनपुट करूं तो आउटपुट के ऊपर मुझे क्यूबिट नहीं मिलेगा, सिर्फ 0 मिलेगा। या मैं अगर 1 को इनपुट करूं तो मुझे 1 ही मिलेगा। तो वो 0 1 जो है, इस लैंग्वेज को हमारा क्लासिकल कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो यही वजह है कि हम क्वांटम सिस्टम को क्लासिकल कंप्यूटर के ऊपर सिमुलेट कर सकते हैं। और इसी वजह से अभी तक, चूंकि फुल क्वांटम कंप्यूटर अभी तक बना नहीं है, तो लोग अभी यही काम करते हैं कि वो क्वांटम कंप्यूटेशन को क्लासिकल कंप्यूटर पे सिमुलेट करवाते हैं, यानी क्वांटम सॉल्वर या क्वांटम सिमुलेटर्स उनको बोला जाता है। क्योंकि आपकी जो मेजरमेंट है वो अभी भी क्या होती है, वो क्लासिकल होती है, क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो क्लैप्स करता है, आपका वेव फंक्शन क्लैप्स करके आपको क्लासिकल रिजल्ट देता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। और किसी भी सर्किट में, क्वांटम सर्किट में आप देखेंगे कि एंड पे हमारा जो काम होगा वो मेजरमेंट होगा, और मेजरमेंट के बाद आपको क्लासिकल बिट्स मिलेंगे। और क्लासिकल की निशानी डबल लाइन है, जैसा मैंने यहाँ पे भी बताया था। सिंगल लाइन यहाँ पे
क्यूबिट की निशानी होगी, क्वांटम की निशानी होगी। ठीक है, तो ये क्वांटम सर्किट के बारे में हमारे जनरल रूल्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम आगे क्वांटम सर्किट्स में देखेंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो नो क्लोनिंग थ्योरम कहलाता है, जिसकी मैंने अभी बात भी की थी। आपसे अगर ये पूछा जाए कि कैन वी कॉपी ए क्लासिकल बिट, तो इसका आंसर है यस, हम क्लासिकल बिट को कॉपी कर सकते हैं। यानी अगर आप मेरे, यानी एक जैसे दो ट्रांजिस्टर बना सकते हैं आप। ठीक है, इस, आप दो ऐसे डिवाइसेस बना सकते हैं क्लासिकली, जिनको आप एक से दूसरी स्टेट के अंदर हू बहू कॉपी कर सकते हैं। यानी अगर एक जगह पे वो जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लासिकल सर्किट की एक मिसाल है। ठीक है, ये जो मिसाल है ये क्लासिकल सर्किट की एक मिसाल है। क्लासिकल सर्किट का मतलब ये है कि इसकी जो इनपुट्स और आउटपुट्स हैं वो क्लासिकल बिट्स हैं। ठीक है, 0 और 1 है, क्यूबिट्स नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने और ये रिवर्सिबल गेट मैंने बनाया है एग्जाम्पल के लिए। तो फर्ज करेंगे एक एक्स बिट है जिसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ। तो आप देखें यहाँ से मैंने एक्स लिया है और इसको दूसरे बिट को मैंने जो वाई पे है उसको मैंने जीरो पे इनिशलाइज किया, और मैंने उसके ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन लगाया। तो क्या होगा कि मुझे ये बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली क्या करेगा कि ये एक्स तो सीधा इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला एक्स वही है जो यहाँ पे इनपुट पे था, लेकिन ये वाला एक्स जो है ये इस क्लासिकल फंक्शन की वजह से, जो ये मैंने यहाँ पे क्लासिकल फंक्शन इंट्रोड्यूस किया है, बाइनरी फंक्शन, उसकी वजह से जीरो में एक्स ऐड होने के बाद मुझे यहाँ पे एक्स मिल गया। तो ये बेसिकली फैन आउट वाली एग्जांपल है जो मैंने पहले बात की थी, कि आप एक क्लासिकल बिट ले रहे हो और उसको दो आउटपुट्स, उसकी एक जैसी दो आउटपुट्स पैदा कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं कॉपी करना, कि आपने एक बिट लिया और उसको दो जगहों पे कॉपी कर दिया। ये क्लासिकल फिजिक्स के अंदर ये पॉसिबल है। ठीक है, जैसे मैंने मिसाल दी कि अगर आपका कोई स्विच है, तो आपका या कोई ट्रांजिस्टर है, तो उसके उससे मिलते जुलते आप दो ट्रांजिस्टर जो है या दो स्विच की स्टेट्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्यूबिट भी इसी तरह से कॉपी किया जा सकता है, यानी कोई ऐसा सर्किट बनाया जा सकता है बिल्कुल जैसे क्लासिकल सर्किट है, तो आप कोई ऐसा सर्किट बना लेंगे जिससे क्यूबिट कॉपी हो जाए। तो ये थ्योरम, नो क्लोनिंग थ्योरम, ये कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यूबिट को कभी भी कॉपी नहीं किया जा सकता, क्यूबिट कैन नॉट बी कॉपीड। ठीक है, और अब इसका थ्योरेटिकल प्रूफ भी कर सकते हैं, और इसके और भी बहुत सारे प्रूफ होते हैं। तो अभी मैं जाता हूँ ब्लैंक शीट के ऊपर, तो वहां पे हम इसकी हल्का सा प्रूफ जो है वो इसका देख लेंगे कि क्या बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एनी हाउ, उसके बाद एक सर्किट है बेल बेल सर्किट, जो कि यहाँ पे बनाया गया है। और ये बेल सर्किट बेसिकली क्वांटम सर्किट की एक मिसाल है। और इस सर्किट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेल स्टेट्स पैदा करने के लिए। बेल स्टेट्स बेसिकली इंटेंगल्ड स्टेट होती हैं, जो कि यहाँ पे लिखी भी हुई हैं। इसमें क्या होगा कि इनपुट के ऊपर आपको वैल्यूज देंगे, और ये 2 क्यूबिट गेट, क्योंकि इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ना, तो 2 क्यूबिट स्टेट्स आप इनपुट पे देंगे। तो इनपुट पे अगर एक 2 क्यूबिट स्टेट 0 0 है, तो आउटपुट पे आपको उसका ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसको बाजुकात बीटा 0 0 कहते हैं, स्टेट का नाम है। इसी तरह अगर आपकी इनपुट 0 1 है तो ये स्टेट मिलेगी, 1 0 है तो ये स्टेट मिलेगी, 1 1 है तो ये स्टेट मिलेगी। ठीक है, और ये सर्किट आप इजीली इसको इसको देख सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल के थ्रू जो है वो ये समझा भी देता हूँ। सो लेट्स से इसको इसको करके देखते हैं। सो चार स्टेट्स हैं, आप इनमें से कोई भी स्टेट जो है वो बना के चेक कर सकते हैं। सो लेट्स लेट्स डू दिस। सो बेल सर्किट, और बेल सर्किट क्या है कि लेट्स से मैं जो 0 0 स्टेट है वहां से स्टार्ट कर लेता हूँ। सो लेट्स से मेरे पास एक क्यूबिट जीरो है और दूसरा क्यूबिट भी जीरो है, और इस पहले क्यूबिट के ऊपर जो है वो मैंने एक हाडामार्ट गेट लगाना है। ठीक है, और दूसरे क्यूबिट के ऊपर मैंने कोई गेट नहीं लगाना। हाडामार्ट के बाद मैं पहले क्यूबिट के ऊपर जो है और दूसरे क्यूबिट के ऊपर मिलाकर 2 क्यूबिट गेट लगाऊंगा, जिसको कि हम सी नॉट गेट बोलते हैं। और फिर जो है वो हम इसको देखेंगे कि इसकी आउटपुट जो है वो हमें क्या मिलती है।
जो भी इसकी आउटपुट मिलेगी उसका मैं नाम रख लेता हूँ बीटा 00। ठीक है, तो इनपुट स्टेट मेरी क्या है, 0 और 0। अच्छा, ये याद रखना है कि जब भी आपने इनपुट लिखनी है ना, तो जितने भी आपके क्यूबिट इनपुट पे दिए होंगे उनका आपने टेंसर प्रोडक्ट ले लेना होता है। तो यहाँ पे 2 क्यूबिट दिए हुए थे तो मैंने उनका टेंसर प्रोडक्ट लिया है, इसको इनपुट स्टेट बोलते हैं। और शॉर्ट के तौर पे इस टेंसर प्रोडक्ट को 00 भी लिख लेते हैं। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि ये पहला क्यूबिट है, ये दूसरा है, तो समटाइम्स 1 2 लगा लेते हैं इनके साथ। तो 1 और 2। ठीक है, लेकिन मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा क्योंकि ये फिर लिखने में जरा आसानी नहीं रहती। अच्छा, अब यहाँ पे एक सर्किट ये बताता है कि जो फर्स्ट क्यूबिट है उसके ऊपर मैंने हेडामार्ट गेट लगाना है सबसे पहले, यानी डिवाइड कर लेना इसको टाइम में। तो t इज इक्वल टू 0 के ऊपर आपकी स्टेट जो है वो इनपुट स्टेट है। फिर हम t इज इक्वल टू 1 पे लेंगे और फिर t इज इक्वल टू 2 पे लेंगे। सो t इज इक्वल टू 0 पे आपकी जो स्टेट है वो ये इनपुट है। अब t इज इक्वल टू 1 या t1 पे हम देखते हैं कि क्या होता है। t1 पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट क्यूबिट पे हेडामार्ट लगाना है, दूसरे पे नहीं। और अगर आपको याद हो हेडामार्ट गेट, ठीक है, तो मैंने बताया था कि वो 0 पे लगता है तो प्लस स्टेट बनती है, और 1 पे लगता है तो वो माइनस स्टेट बनती है। तो ये आपको याद होना चाहिए। सो आफ्टर t1, और इन स्टेट्स के नाम भी रख लेते हैं। सो लेट्स से फर्स्ट स्टेट जो है वो आपकी psi 1 है, सेकंड स्टेट psi 2 है, और थर्ड स्टेट का मैंने नाम बीटा 00 रखा हुआ है। इसको भी आप चाहें तो कैट फॉर्म के अंदर लिख लें क्योंकि ये क्वांटम स्टेट है। सो psi 1 जो है दैट इज इक्वल टू 00, और psi 2 आफ्टर t1 विल बी इक्वल टू हेडामार, जिसको हमने अप्लाई करना है psi 1 पे। हेडामार्ड psi 1 क्या है आपके पास, 00। और जैसा कि फंक्शन यहाँ पे बता रहा है, हेडामार्ड का फंक्शन क्या करता है कि वो 0 को प्लस बेसिस में ले जाता है। तो मैंने सिर्फ पहले क्यूबिट के ऊपर लगाना है, दूसरे क्यूबिट पे नहीं लगाना। ठीक है, याद रखें कि ये वाला पहला क्यूबिट है और ये दूसरा क्यूबिट है। तो जब मैं इसको अप्लाई कर दूंगा तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो होगा प्लस, और साथ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने प्लस और 0 कर दिया। अब जो प्लस स्टेट है इसको जरा खोल के लिखें। तो प्लस स्टेट होती है 1/√2 0 + 1, और उसके साथ आ जाता है 0। अब अगर आप ये टेंसर प्रोडक्ट अंदर ले जाएं तो psi 2 बेसिकली बनेगा 1/√2 0 0 + 1 0। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इस 0 को टेंसर प्रोडक्ट लिया है इन दोनों के साथ। तो पहले 0 0 0 आएगी स्टेट, और फिर 1 0 आएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास psi 2 है, यानी ये t1 पे जो मेरा t1 पे जो वेव फंक्शन है या स्टेट है वो है। अब इसको आप t2 पे ले जाते हैं, यानी अब t2 के ऊपर अगर आप देखें तो psi 2 से t2 तक जाते वक्त यहाँ पर आप एक C0 गेट लगा रहे हैं। सो और वो C0 गेट चूंकि 2 क्यूबिट गेट है तो वो दोनों पे इकट्ठा ही लगता है, तो इसमें फिर ये रौला खत्म हो जाता है कि आपने पहले पे लगाना है कि दूसरे पे। C0 गेट को याद करें क्या था, अगर आप लोगों को याद हो। C0 गेट ये करता है कि जब फर्स्ट क्यूबिट 1 होता है, कंट्रोल क्यूबिट जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं ना, ये कंट्रोल क्यूबिट है और ये टारगेट क्यूबिट है। तो जब कंट्रोल क्यूबिट 1 होगा तो टारगेट क्यूबिट पे एक्स गेट अप्लाई हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। सो आफ्टर t2 जो मेरी स्टेट है जिसको मैंने बीटा 00 कहा है वो क्या होगी, 1/√2। अब आप देखें कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्यूबिट है वो 0 है, तो इसका मतलब C0 इस स्टेट को कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जो दूसरा क्यूबिट, दूसरा है स्टेट, उसमें फर्स्ट क्यूबिट 1 है। तो जब फर्स्ट क्यूबिट 1 होता है तो C0 जो है वो दूसरे क्यूबिट को भी फ्लिप कर देता है। तो इसलिए आपकी जो स्टेट है वो बन जाएगी 1 1। और ये वो स्टेट है जिसको हम बीटा 00 स्टेट कहते हैं। ये कंडीशन तब बनेगी, यानी बीटा 00 तब मिलेगा जब आपकी इनपुट स्टेट 00 होगी। तो यही वो चीज थी जो मैं पिछले पेज पे आपको दिखा रहा था। तो अगर आप देखें पहली लाइन, तो ये वो सर्किट है जिसको मैंने अभी आपको बना, ये वो स्टेट है जिसको मैंने बना के दिखाया कि अगर आप 0 0 से इसको स्टार्ट करें
और आप इसके ऊपर ये बेल सर्किट ये वाला अप्लाई करें, तो आउटपुट पे जो स्टेट मिलेगी एक्स वाई, जो इस केस में 0 0 होगा, बीटा 0 0, वो होगा 0 0 प्लस 1 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अब अगर आप चाहें तो बाकी स्टेट्स को भी इसी तरह से अप्लाई करके ये चारों स्टेट्स जो हैं, बेल स्टेट्स जिनको बोला जाता है, ये आप बना सकते हैं। ठीक है, ये कोई मुश्किल काम अब नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, अब एक और बात जो बेल स्टेट की है, इसको बेल स्टेट बोलते हैं। बेल स्टेट जो है ये एक इंटेंगल्ड स्टेट होती है। हर बेल स्टेट एक इंटेंगल्ड स्टेट है। इंटेंगल्ड स्टेट की मैंने डेफिनेशन कल भी बताई थी, वो ये कि जो बीटा 0 0 है स्टेट, फॉर एग्जांपल, यू कैन नॉट राइट इट एज सम कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेट और सम टेंसर प्रोडक्ट ऑफ टू स्टेट्स। यानी इसको आप दो डिफरेंट स्टेट्स का टेंसर प्रोडक्ट नहीं बना सकते, कुछ भी कर लें आप। तो ऐसी स्टेट को हम कहते हैं कि ये जो दोनों क्यूबिट्स हैं, ये बेसिकली इंटेंगल्ड है। साई और फाई यहाँ पे इंटेंगल्ड है। दूसरे लफ्जों में 0 0 और 1 1 ये इंटेंगल्ड स्टेट है। इसका मतलब ये है कि अब अगर एक क्यूबिट पे आपको ऑपरेशन करेंगे तो दूसरे पे भी साथ ही उसके ऑपरेशन हो जाएगा। जैसे आपने ईपीआर का एक्सपेरिमेंट सुना होगा, बड़ा मशहूर, जिसके बारे में आइंस्टाइन ने कहा था कि पुकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, जो कि ये था कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन डाउन है, आपको पता है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक। सो अगर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप मेजर करूं तो मुझे बगैर मेजरमेंट पता चल जाएगा कि दूसरे की स्पिन जो है वो डाउन है, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये आपस में क्या है, इंटेंगल्ड है। तो इसको इंटेंगल्ड स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है कि जो कुछ आप फर्स्ट क्यूबिट पे करेंगे वही कुछ सेकंड क्यूबिट पे होगा। दिस इज एन इंटेंगल्ड स्टेट। तो ये बेल स्टेट कहलाती है। अच्छा, अगर आपने बेल स्टेट को डी कोड करना है तो इसको बेल डी कोड सर्किट भी कहते हैं। यानी बेल, अगर आपको मैं इंटेंगल स्टेट दे दूं और आपने ये पता करना हो कि ये इंटेंगल स्टेट कैसे बनी है, तो बेसिकली आप उसका इनवर्स जो है वो भी बना सकते हैं। ठीक है, और उसको बोलते हैं बेल डी कोडिंग स्टेट या डी कोडिंग सर्किट। तो ये अब आप खुद ट्राई कीजिएगा, मैं आपको सर्किट बता देता हूँ। तो बेसिकली आप एक सी नॉट गेट अप्लाई करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हेडर नॉट गेट है, और यहाँ पे आपकी स्टेट ए है, यहाँ पे बी है। तो आप एक इंटेंगल स्टेट लें, बीटा 0 0, और उसके ऊपर ये सर्किट लगाएं, तो आप देखेंगे मैंने बेसिकली सी नॉट और हेडर नॉट का ऑपरेशन जो है वो मैंने फ्लिप कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पे मैं आपको बीटा 0 0 दे दूं, तो आप इसके इसके उलट ये ऑपरेशन लगाते जाएं, सी नॉट और हेडर नॉट जहाँ जहाँ लग रहे हैं जिस क्यूबिट पे, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि किस स्टेट से ये इंटेंगल स्टेट जो है वो बनी है। एनी हाउ, ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्वांटम टेलीपोर्टेशन कहते हैं। तो अभी मैंने बात की नो क्लोनिंग थ्योरम की, और नो क्लोनिंग थ्योरम के अंदर हमने अभी ये देखा कि क्यूबिट जो है वो कॉपी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि क्यूबिट कैन नॉट बी कॉपीड। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक ऐसा सर्किट बना सकें कि जिससे हम अपना क्यूबिट जो है वो कॉपी तो नहीं कर सकते लेकिन उसको टेलीपोर्ट कर दें? तो क्वांटम टेलीपोर्टेशन जो है उससे ये काम किया जा सकता है। लेकिन वो क्यूबिट को कॉपी नहीं करता। वो बेसिकली, अगर आपके पास एक क्यूबिट है साई यहाँ पर, और उसको आप भेजना चाहते हैं किसी और चैनल पे, तो एक क्यूबिट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए आपको पहला क्यूबिट डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ठीक है, क्लासिकल सर्किट में आपको पहला क्यूबिट डिस्ट्रॉय नहीं करना पड़ता, आपका पहला क्यूबिट भी कायम रहता है और आप उसको कॉपी भी कर लेते हैं। लेकिन क्वांटम क्यूबिट सर्किट के अंदर या क्वांटम स्टेट्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये नो क्लोनिंग थ्योरम की एक यानी ये मिसाल है कि आप क्यूबिट को एक से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, लेकिन आपको जो पहला क्यूबिट है वो डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, या उसके ऊपर मेजरमेंट करनी पड़ती है, उसकी सुपरपोजिशन खत्म करनी पड़ती है। तो इसके लिए एक सर्किट है जिसको हम क्वांटम टेलीपोर्टेशन सर्किट बोलते हैं, और वो सर्किट यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। मेरे पास चूंकि आज टाइम कम है तो मैं ज्यादा इसकी डेरिवेशन नहीं करूंगा, लेकिन जो बुनियादी इसके कंपोनेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट करें, यहाँ पे दो लोग हैं, एलिस और बॉब। आप चाहें तो उनका कोई भी नाम रख लें, ए बी कह लें। तो सबसे उन्होंने एक इंटेंगल्ड ईपीआर पेयर इकट्ठे बनाया है, टुगेदर। ठीक है, ये टुगेदर का लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो लोगों के पास दो क्यूबिट थे,
और उन्होंने अपने दोनों क्यूबिट्स माजी में किसी वक्त जब वो साथ साथ रहते थे तो उन्होंने इन दोनों को इंटेंगल कर लिया, और उसके बाद वो फिर दूर दूर चले गए। वो हो सकता है कि यूनिवर्स के दूसरे किनारे पे दूसरा पहुंचा हो, तो इट डजेंट मैटर कि वो कितनी दूर गए। तो पहले उन्होंने एक पेयर बनाया, लेट से यहाँ पे सर्किट के अंदर अगर आप देखें तो ये जो नीचे वाली लाइन है ये बॉब की लाइन है, यानी बॉब का क्यूबिट है, और ऊपर वाली जो लाइन है वो एलिस का क्यूबिट है। और एलिस और बॉब दोनों ने मिलके जो है ये वाला एंटेंगल्ड क्यूबिट बनाया, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया था। वो कैसे बनाते हैं, वो आप बेल सर्किट के थ्रू बना सकते हैं। तो उनके पास फर्ज करें कि ये स्टेट जो है वो अवेलेबल है, जिसको हम बेल स्टेट कहते हैं या एंटेंगल्ड पेयर कहते हैं, ईपीआर पेयर भी कहते हैं। अब एलिस के पास एक और क्यूबिट है, ठीक है, जिसको हम क्यू बोलेंगे। कोई क्यूबिट है और ये अननाउन क्यूबिट है, जिसकी जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो क्या है, ये एक अननाउन क्यूबिट है, ठीक है। और एलिस जो है वो इस क्यूबिट को, ठीक है, क्यू को यहां से बॉब के पास भेजना चाहती है। तो वो कैसे इसको करेगी, इसको बोलते हैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन। तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट के डिफरेंट स्टेप्स जो हैं, ये क्वांटम टेलीपोर्टेशन करने में उनको हेल्प करेंगे। तो इनिशियल स्टेट अब आपकी क्या हो गई, अगर मैं आपसे पूछूं साई नॉट क्या है, तो आप इजीली लिख सकते हैं ना साई नॉट यहाँ पे। तो साई नॉट आपका होगा साई मल्टीप्लाई बाय बीटा 00। दिस इज दी साई नॉट स्टेट, क्योंकि आप जी इनिशियल स्टेट जो लेते हैं वो टेंसर प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल क्यूबिट्स होता है। तो इनिशियल क्यूबिट साई है और बीटा 00, तो उनका टेंसर प्रोडक्ट आप ले लेंगे। उसके बाद आपने जाना है नेक्स्ट स्टेप पे, और आपका जो क्यूबिट है वो साई 1 बन जाएगा। अब वो कैसे बनेगा, उसके लिए जो एलएस है उसने अपने सिस्टम के ऊपर, अपने क्यूबिट के ऊपर सी नॉट अप्लाई कर दिया। तो जब एलएस जो है वो सी नॉट अप्लाई करती है, तो उसकी जो स्टेट है साई 1 वो चेंज हो जाती है। और उसकी स्टेट चेंज होने के बाद जो बनती है वो मैं अब यहाँ पे आपको अगर आप चले, मैं थोड़ी देर बाद आपको ये लिख के बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड के ऊपर नहीं लिखा जाएगा, वो काफी बड़ा नंबर बनता है। सो और फर्ज करते हैं कि जो स्टेट उसने भेजनी है ना साई, वो है अल्फा 0 प्लस बीटा 1। फर्ज करेंगे ये स्टेट है जो उसने भेजनी है। अब ये अननाउन स्टेट इसलिए है क्योंकि हमें अल्फा और बीटा का पता नहीं है, इसलिए हम इसको अननाउन क्यूबिट कहते हैं। सो अगर आप साई की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करें और बीटा 00 की वैल्यू प्लग इन करें जो कि बेल सर्किट की है, तो आप उससे साई नॉट जो है ना वो बना सकते हैं। मैं इसको अगले पेज पे बना के दिखाऊंगा। फिर आप उसमें से जो एलएस वाला क्यूबिट है उसके ऊपर आप सी नॉट अप्लाई करें, उससे आपकी स्टेट साई 1 बनेगी। फिर उसके बाद आप जो एलएस का फर्स्ट क्यूबिट है यानी अननाउन क्यूबिट क्यू है, उसके ऊपर आप हेडामार्ट अप्लाई करेंगे, और उसकी वजह से आपकी जो स्टेट है वो साई 2 बन जाएगी। और जब साई 2 स्टेट बन जाएगी एलएस के पास, तो फिर एलएस जो है वो उन दोनों क्यूबिट्स के ऊपर मेजरमेंट करेगी, यानी जो भी उसकी फाइनल स्टेट आ गई होगी ना, जिसको साई 2 बोलते हैं, अब वो उसको मेजर करेगी। या तो वो फर्स्ट क्यूबिट को मेजर करेगी M1, M1 से यहाँ ये मुराद है कि मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट क्यूबिट, या वो सेकंड क्यूबिट को मेजर करेगी विच इज M2। और जो भी उसका रिजल्ट आएगा यहाँ पे, उसको फिर वो क्लासिकल जरिए से बॉब को बताएगी फोन करके, जैसा कि मैंने पहले किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो यहाँ पे जो काम हो रहा है ना साई 3 पे, ये वाले जो लाइनें हैं, ये क्लासिकल कम्युनिकेशन हो रही है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि क्वांटम वेव फंक्शन कोलैप्स यहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि आपने बेसिकली क्या किया है कि अपने क्यूबिट के ऊपर क्लासिकल कम्युनिकेशन की है, और क्लासिकल कम्युनिकेशन करके अपनी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपने बॉब को भेज दी है। वो लास्ट वाली लाइन याद है ना बॉब की है, तो बॉब बेचारा चुप करके बैठा हुआ था जब तक एलिस ये सारे काम कर रही थी अपने, तब तक बॉब ने कुछ नहीं किया, वो चुप करके बैठा रहा। तो जब एलिस ने मेजरमेंट्स कर ली M1 पे या M2 पे, जिस पे भी उसने मेजरमेंट की होगी, वो इंफॉर्मेशन फिर वो फोन करके बॉब को भेजेगी। और फोन चूंकि जो है वो एक फिजिकल डिवाइस है और क्लासिकल डिवाइस है, तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नथिंग कैन फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। तो लिहाजा एलिस की इंफॉर्मेशन जो है, मेजरमेंट इंफॉर्मेशन, वो बॉब के पास स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा पे नहीं पहुंच सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना पॉइंट है यहाँ पे, कि अगरचे इसको हम क्वांटम टेलीपोर्टेशन कह रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी उसमें जो लिंक है एलिस और बॉब का,
वो क्लासिकल वे से ही हो रहा है, और इसी वजह से ये इंफॉर्मेशन फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट नहीं पहुंच सकती दूसरे चैनल के ऊपर या बॉब के पास। अब जब ये मेजरमेंट बॉब के पास पहुंचेगी, अब बॉब ने ये पता लगाना है कि एलिस का जो क्यूबिट था जो वो ट्रांसफर करना चाहती थी साई, वो कौन सा है। तो बॉब को तो नहीं पता था ना शुरू में कि उसका क्यूबिट क्यू कौन सा है, तो क्यू क्यूबिट अननाउन क्यूबिट था। तो बॉब क्या करेगा, बॉब के पास अगर मेजरमेंट 2 पहुंचेगी तो वो उसके ऊपर एक्स गेट लगा देगा, अगर मेजरमेंट 1 पहुंचेगी तो वो उसके ऊपर जी गेट लगा देगा। और जब वो ये ऑपरेशन करेगा तो उसकी जो फाइनल स्टेट होगी वो वही स्टेट होगी जो कि एलिस भेजना चाह रही थी। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया साई से, और आपका जो फाइनल बॉब के पास पहुंचा है क्यूबिट वो भी साई है। तो आपने इस साई को यहाँ से खत्म कर दिया है, और अब वो यहाँ पे पहुंच गया है, और इसको हम बोलते हैं कि ये क्वांटम टेलीपोर्ट हो गया। ये आपको समझ आ गया सर्किट सारा? ठीक है, अब इसकी जो डिटेल्स हैं उसके लिए आप सर्किट बना सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने आपको सिखा दिया है कि गेट्स किस तरह अप्लाई होते हैं। तो हर स्टेप के ऊपर आप इनिशियल स्टेट से स्टार्ट कर लें, फिर आप सी नॉट अप्लाई करें, फिर फर्स्ट क्यूबिट पे हेडा मार्ट, फिर मेजरमेंट अप्लाई करें, और वो इंफॉर्मेशन जाएगी बॉब के पास, और बॉब जो है वो अपने हिसाब से फिर जो है वो जी गेट लगाएगा। तो यहाँ पे मैं डिटेल तो नहीं इसकी दूंगा, लेकिन जस्ट आपके इंटरेस्ट के लिए कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो पिछला जो सर्किट है वो जेन में रखिएगा, और उसी को हमने इस्तेमाल करके यहाँ पे वैल्यूज लेनी है। अहमद रजा का सवाल है कि इसमें हमने एक्स और जी गेट ही क्यों अप्लाई करना है, वो भी आपको नजर आएगा। यानी आप, क्योंकि हम जो स्टेट ट्रांसफर करना चाहते हैं वो अल्फा 0 प्लस बीटा 1 है, लेकिन जो बॉब को स्टेट मिलेगी वो इंटेंगल्ड स्टेट के साथ जुड़ी होगी। तो उसमें से किस स्टेट पे कौन सा ऑपरेशन करना है, उस हिसाब से हमने एक्स और जी को किया है। वाई गेट आप अप्लाई कर सकते थे अगर आपका अननाउन क्यूबिट जो है उसके ऊपर एलिस ने कोई ऐसा ऑपरेशन किया होता है जिसमें वाई गेट लगाने से बॉब को क्यूबिट अननाउन क्यूबिट मिल जाए। सो एक्स और जी लगाना जो है वो सिर्फ इसलिए यहाँ पे जरूरी है क्योंकि आपकी जो स्टेट है वो अल्फा 0 प्लस बीटा 1 है। अगर कोई और तरह की स्टेट वो भेजना चाहेगी, लेट्स से प्लस स्टेट भेजना चाहती है या कुछ और, तो जाहिर है कि बॉब को कोई और सर्किट जो है या कोई और गेट जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बॉब की अब जिम्मेदारी है कि जो भी मेजरमेंट रिजल्ट एलिस उसको फोन करके बताती है उसके हिसाब से वो अपना जो है वो गेट डिसाइड करेगा कि मैंने कौन सा अप्लाई करना है। तो ये सिंपलेस्ट सर्किट है, तो इसके अंदर एक्स और जी ही अप्लाई होगा। सो वेरी क्विकली, तो आपकी जो पहली स्टेट है साई नॉट, वो क्या थी, साई इंटू बीटा 0 0। साई को मैं लिख सकता हूँ अल्फा 0 प्लस बीटा 1, और कैंसिल प्रोडक्ट विद बीटा 0 0 विच इज 1/√2 0 0 प्लस 1 1। ठीक है, चलो यहाँ से ब्रैकेट खत्म करते हैं और यहाँ पे लगा। तो ये आपकी इनिशियल स्टेट है। इसमें आपने याद रखना है कि ये आपका क्यूबिट क्यू है, और ये 1 और 2 की स्टेट है। ठीक है, 1 और 2 से मेरी मुराद है कि बॉब एंड एलिस की है, यानी ये इंटेंगल क्यूबिट बॉब और एलिस का कंबाइंड है। इसमें जो पहला क्यूबिट है वो याद रखना है वो कोई बॉब का है और दूसरा एलिस का है, या पहला एलिस का है दूसरा बॉब का है। ये अब आपने खुद से इसको याद रखना होता है। ठीक है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं बॉब एलिस, कि पहला क्यूबिट बॉब का है दूसरा एलिस का है। ठीक है, अम, इसको अगर आप टेंसर प्रोडक्ट लेके रीअरेंज करें तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं। अब यहाँ पे मैं ये कर रहा हूं कि मैं, चूंकि मैंने फर्स्ट क्यूबिट के ऊपर, अगर आपको याद हो सर्किट, फर्स्ट क्यूबिट के ऊपर मैंने सॉरी सी नॉट लगाना है। ठीक है, सी नॉट में कंट्रोल टारगेट जो है फर्स्ट क्यूबिट है जो कि अननोन क्यूबिट था, तो इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। सो इसको अगर आप करें तो ये बन जाएगा सॉरी अल्फा 1 1, और जो जीरो का क्यू वाले का है उसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, प्लस बीटा वाले इकट्ठे कर लेते हैं और उसके साथ 1 क्यू आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली उनको रीअरेंज किया है। उसके बाद मैंने सी नॉट लगाना है, तो साई 1 जो है दिस विल बी इक्वल टू सी नॉट अप्लाइड ऑन साई नॉट। और ये अगर आप अब लगा लें तो सी नॉट क्या करता है कि जब आपका पहला क्यूबिट 0 होता है तो ये साथ वाली स्टेट को कुछ नहीं कहता,
लेकिन जब आपका पहला क्यूबिट 1 होगा कंट्रोल क्यूबिट, तो टारगेट क्यूबिट में ये स्टेट को फ्लिप कर देगा, सेकंड क्यूबिट की स्टेट को फ्लिप करेगा, फर्स्ट क्यूबिट की नहीं। और बॉब वाले क्यूबिट को इसने कुछ नहीं कहना। क्यों? क्योंकि जो सी नॉट अब एलएस वाले क्यूबिट पे लग रहा है, बॉब वाले क्यूबिट पे नहीं लग रहा। तो ये चीज अगर आप जहन में रखें तो आपका जो सर्किट आएगा दैट विल बी अल्फा। पहली स्टेट तो वैसे ही आ जाएगी, राइट, 0 क्यू, इसको तो सी नॉट ने कुछ नहीं कहना। लेकिन जो दूसरी स्टेट है बीटा, इसमें वो क्या करेगा, सो दिस विल बिकम 0 1 प्लस, और 1 वाले को 0 कर देगा। यहाँ पे मैंने गलती की थी, यहाँ पे 1 आता है और यहाँ पे 0 आता है, ठीक है। ये 0 0 प्लस 1 1 है ना, हाँ। सो सेकंड क्यूबिट, यहाँ पे सेकंड क्यूबिट 1 हो जाएगा और यहाँ पे सेकंड क्यूबिट 0 हो जाएगा। सो ये बन जाएगा 1 0 एंड देन 1 क्यू एंड सो ऑन। तो ये मेरी साई 1 स्टेट होगी। अब अगर मैंने साई 2 स्टेट करनी है तो वो ये कहती है कि हेडामार्ट लगाना है क्यूबिट क्यू के ऊपर, सिर्फ क्यू के ऊपर, फर्स्ट क्यूबिट पे, एंड देन मेरी साई 1 स्टेट ये हो जाएगी। वो अगर अब आप लगा लें और थोड़ा बहुत आप इसको, ठीक है, ये वाले स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो मैं अगर आप गुस्ताखी माफ करें तो मैं यहाँ पे पूरा रिजल्ट यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। इसमें मैंने दो स्टेप्स किए हैं। एक तो मैंने हेडामार्ट लगाना है फर्स्ट क्यूबिट के ऊपर जो कि क्यू है, तो इसका मतलब ये वाली स्टेट प्लस हो जाएगी, ये वाली माइनस हो जाएगी। सो फर्स्ट स्टेप आएगा 1/√2 अल्फा 0 0 प्लस 1 1। फर्स्ट क्यूबिट 0 है तो इसको प्लस बना देगा। याद रखें हेडामार्ट क्या करता है, 0 को प्लस बनाता है, 1 को माइनस बनाता है। प्लस बीटा, और 1 को इसने क्या बनाना है, माइनस क्यू एंड सो ऑन। अब आपने क्या करना है जी, इस प्लस को आपने 0 प्लस 1 की सुपरपोजिशन में लिखना है, माइनस को आपने 0 माइनस 1 की सुपरपोजिशन में लिखना है, और उसके बाद थोड़ा सा आपने रीअरेंजमेंट करनी है। वो सारा कुछ है, जब आप कर लेंगे तो आपकी फाइनल जो स्टेट आएगी वो होगी कुछ इस तरह की, अल्फा 0 प्लस बीटा 1 टेंसर प्रोडक्ट विद 0 0, अल्फा 1 प्लस बीटा 0, साथ आएगा 1 0 प्लस अल्फा 1 0, नहीं, अल्फा 1, सॉरी, अल्फा 0 प्लस बीटा 1 0 0 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 0 1 0 प्लस अल्फा 0 माइनस बीटा 1, और साथ आएगा 0 1, फिर प्लस अल्फा 1 माइनस बीटा 0, और फिर साथ आएगा 1 1, एंड दैट्स इट। तो ये आएगी जी फाइनल आपकी साई 2 बिफोर मेजरमेंट। अब यहां से अब आपको पता चलेगा कि क्यों वो एक्स और जी उसको अप्लाई करना पड़ रहा था। तो याद रखें अब सर्किट में हम किस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं साई 2 पे। इसके बाद मेजरमेंट होनी है, तो या फर्स्ट क्यूबिट मेजर होगा या सेकंड क्यूबिट मेजर होगा, और वो फिर इंफॉर्मेशन जानी है बॉब के पास, ठीक। अब एलएस जब मेजर करेगी तो या वो फर्स्ट क्यूबिट को मेजर करेगी या सेकंड क्यूबिट को मेजर करेगी, राइट। तो फर्स्ट करें कि एलएस जो है उसने ये इसको मेजर किया है 0 0, फर्स्ट क्यूबिट और सेकंड क्यूबिट को जब वो मेजर करती है तो ये वाला रिजल्ट उसके पास आता है 0 0। अगर उसने 0 0 मेजर किया, ठीक है, एलएस अगर वो 0 0 मेजर करती है तो मेजरमेंट के बाद उसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 0 0, क्लासिकल क्यूबिट्स, क्लासिकल बिट्स। अगर उसने 0 0 मेजर किया है और उसने फोन करके बता दिया है बॉब को कि जी मैंने 0 0 मेजर किया है, तो बॉब जो है उसको फौरन पता चल जाएगा कि जो स्टेट मुझे मिली है ना वो ये वाली है, यहाँ पे √2 भी आना, सॉरी। बॉब को पता चल जाएगा कि ये वाली स्टेट मुझे मिली है और यही वो स्टेट थी जिसको हम टेलीपोर्टेशन करना चाहते थे।
तो इस केस में यानी जब वो 0 0 मेजर करेगी एलएस, तो इस केस में बॉब को कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो कोई गेट नहीं अप्लाई करेगा, क्योंकि उसको यही स्टेट तो चाहिए, यही तो थी जिसको हमने ट्रांसपोर्ट करना था। लेकिन अगर उसने 1 0 मेजर की एलएस ने, और फोन करके बताया कि जी मैंने 1 0 को मेजर कर लिया है, तो अब ये वाली स्टेट बॉब को मिलेगी। अब ये स्टेट आप बनाना चाहते हैं अल्फा 0 प्लस बीटा 1, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने 1 को 0 बनाना है और 0 को 1 बनाना है। तो कौन सा गेट है जो 0 को 1 और 1 को 0 बनाता है? एक्स गेट। तो इसका मतलब है कि अगर अगर ये वाली स्टेट गई बॉब के पास मेजरमेंट के पास, तो बॉब अपने वाले क्यूबिट के ऊपर क्या करेगा, एक्स गेट अप्लाई करेगा, तो ये वाली स्टेट उसको मिल जाएगी अल्फा 0 प्लस बीटा 1 बन के, जो कि हमने टेलीपोर्ट करनी थी। इसी तरह से अगर हमने 0 1 को एलिस ने मेजर किया है और बॉब को बताया है, तो बॉब के पास ये स्टेट पहुंचेगी। इस स्टेट को अल्फा 0 प्लस बीटा 1 बनाना है, तो आपको फ्लिप गेट लगाना पड़ेगा कि माइनस जो है वो प्लस में चला जाए। फ्लिप गेट को जी गेट बोलते हैं, तो लिहाजा बॉब यहाँ पे जी गेट लगाएगा और उसको अपनी वही स्टेट मिल जाएगी जो एलिस भेजना चाहती थी। और अगर एलिस ने 1 1 को मेजर करके बताया कि जी मैंने 1 1 मेजर किया है, तो बॉब क्या करेगा, बॉब को ये वाला मिलेगा अल्फा 1 माइनस बीटा 0। तो इस केस में उसने 1 को 0 करना है, 0 को 1 करना है, और साथ माइनस को प्लस भी करना है। तो उसको एक्स और जी दोनों अप्लाई करने पड़ेंगे। तो एक दफा वो एक्स अप्लाई करेगा जो इसको 0 बना देगा और इसको 1, और फिर वो जी गेट भी अप्लाई करेगा जो माइनस को प्लस कर देगा। तो अगर एक्स और जी को बार बार वो अप्लाई करे, तो उसको अल्फा 0 प्लस बीटा 1 मिल गया। सो बेसिकली आप जिस स्टेट को भेजना चाहते थे अल्फा 0 प्लस 1, एंड पे इन 4 पॉसिबिलिटीज में से एलएस की मेजरमेंट पे डिपेंड करेगा कि उसने क्या मेजर भी किया है, और वो इंफॉर्मेशन फिर बॉब को जाएगी और वो उस हिसाब से एक्स या जी गेट लगा के ओरिजिनल स्टेट जो एलएस भेजना चाहती थी उसको रिसीव कर लेगा। लेकिन जब एलएस मेजरमेंट करती है, तो वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्वांटम टेलीपोर्टेशन में क्यूबिट कॉपी नहीं हो रहा बल्कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी एक जगह से खत्म हो रहा है और दूसरी जगह पे पहुंच रहा है। जबकि क्लासिकल बिट्स में ऐसा इसके अलावा भी मुमकिन है, कॉपी करना भी मुमकिन है। तो दिस इज कॉल्ड क्वांटम टेलीपोर्टेशन। ठीक है जी। तो ये है वो सर्किट जिसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। 15 मिनट है मेरे पास, तो इस दौरान मैं अब जल्दी से एक और चीज, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है क्वांटम पैरेललिज्म, इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। क्वांटम पैरेललिज्म ये कहता है कि क्लासिकली क्या होता है कि हर बिट के ऊपर अलग-अलग, हर स्विच के ऊपर आपको अलग-अलग ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन क्वांटम पैरेललिज्म का मतलब ये है कि अगर आप इनिशियल स्टेट में फर्ज करें कि आपने 10,000 क्यूबिट तैयार कर लिए हैं, तो वो 10,000 सारे क्यूबिट एक ही वक्त में क्वांटम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। यानी एक ही दफा में एक ही फंक्शन के साथ आप सब के सब क्यूबिट्स को प्रोसेस करवाते हैं, आपको एक एक करके सबके ऊपर प्रोसेस नहीं करना पड़ता। तो इस चीज को क्वांटम पैरेललिज्म बोला जाता है। ठीक है, सो इवैल्यूएट्स अ फंक्शन फॉर मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में तमाम इनपुट्स पे इकट्ठा फंक्शन आप लगा सकते हैं, जैसे यहाँ दिखाया भी हुआ है। ठीक है, कि आपके पास एक दो इनपुट्स हैं, तो ये जो फंक्शन है इन दोनों को इकट्ठा प्रोसेस कर देगा। ये नहीं होगा कि पहले आप इसको प्रोसेस करें फिर इसको प्रोसेस करें, जैसा कि क्लासिकल सर्किट्स के अंदर होता है। और यहीं से क्वांटम कंप्यूटिंग की पावर भी आती है, जिसको क्वांटम पैरेललिज्म कहते हैं। सिंगल सर्किट में एन इनपुट्स हो सकती हैं, और आमतौर पे इसको किया कैसे जाता है कि इनिशियली आप सारे जो इनपुट्स हैं उनको आप जीरो में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप एक सर्किट बनाते हैं, सॉरी, फ्लैट से इस तरह का, और उसके अंदर बहुत सारी इनपुट्स हैं। ठीक है, और आखिर के ऊपर एक और इनपुट है। तो ये जो पहली इनपुट्स हैं, ये फर्ज करें एन इनपुट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप इनिशियलाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं सिस्टम को, तो n+1 क्यूबिट स्टेट में करते हैं। तो n स्टेट्स आपकी जीरो में होती हैं, और आमतौर पे ये वाली जो स्टेट है ये भी जीरो में ही होती है, लेकिन समटाइम्स आप इसको 1 में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सर्किट स्टार्ट होता है। फिर आप हेडामार्ड अप्लाई करके सब क्यूबिट्स की सुपरपोजिशन बनाते हैं, जिस तरह यहाँ पे बनाई हुई है। और उसके बाद फिर आप ये फंक्शन यूएफ जो है ये अप्लाई करते हैं, और इसके ऊपर बाइनरी लॉजिक अप्लाई होती है, और आउटपुट के ऊपर आपको जो है वो कुछ ना कुछ मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्वांटम पैरेललिज्म इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, जिसके लिए अगेन मेरे पास टाइम नहीं है, 10 मिनट में मैं
इस आइडिया पे बात नहीं कर सकता ये, लेकिन कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर की पावर ये है कि वो बहुत सारे क्यूबिट्स को इकट्ठा डील करता है, लेकिन ये उसकी असल पावर नहीं है। उसकी असल पावर जो है वो ये है कि वो जो काम अ, दो क्यूरीज के जरिए क्लासिकल कंप्यूटर करता है, यानी दो टास्क के जरिए क्लासिकल कंप्यूटर जिस टास्क को दो क्यूरीज में कंप्लीट करता है, क्वांटम कंप्यूटर उस टास्क को एक ही क्यूरी में कंप्लीट कर सकता है। और यहां से पहली दफा पता चला था कि क्वांटम कंप्यूटर की असल पावर जो है वो एक्सपोनेंशियली कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है। यानी वो उसकी जो कंप्यूटेशनल पावर है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, पॉलिनोमियल टाइम में ग्रो नहीं करती, जिसके ऊपर हमने पहले भी बात की हुई है। सो एक जो बड़ा मशहूर एल्गोरिदम, जो पहला एल्गोरिदम जिसने ये पहली दफा साबित किया कि हाँ क्वांटम कंप्यूटर वाकई क्लासिकल कंप्यूटर से ज्यादा एफिशिएंट है, वो था ड्यूच एल्गोरिदम। ड्यूच एल्गोरिदम ये बताता है कि क्वांटम पैरेललिज्म अकेला काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जो आपकी क्वांटम इंटरफेरेंस है वो है असल पावर क्वांटम कंप्यूटर की। तो अगर आप चाहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर से आप कोई ऐसा काम लें जो क्लासिकल कंप्यूटर के मुकाबले में ज्यादा एफिशिएंट हो, तो आपको पैरेललिज्म के साथ साथ उनकी इंटरफेरेंस भी करवानी पड़ती है, और वो इंटरफेरेंस बेसिकली सुपरपोजिशन से आती है। सुपरपोजिशन के लिए आपको हैडामार्ट गेट चाहिए होते हैं। तो वो जो सिंपल सर्किट पीछे मैंने आपको दिखाया था, दिस इज जस्ट क्वांटम पैरेललिज्म, लेकिन ये सर्किट काफी नहीं है। तो हम क्या करते हैं डोयच एल्गोरिदम में, अपनी इनिशियल स्टेट जो भी है, आप 0 0 से स्टार्ट कर लें या 0 1 से, उसके ऊपर हैडामार्ट गेट्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से 0 जो है वो आपको पता है किस में चला जाता है, 0 प्लस में चला जाता है, और 1 जो है वो माइनस में चला जाता है। तो इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो स्टेट है वो प्लस माइनस का टेंसर प्रोडक्ट होती है। यानी अगर मैं साई 1 को लिखूं तो वो इक्वल होता है प्लस और माइनस। उसके बाद फिर आप इसके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई करते हैं यूएफ, जिसको ऑरेकल भी बोलते हैं समटाइम्स। और डोयच एल्गोरिदम का प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं है ये फंक्शन क्या है, लेकिन हम इस फंक्शन को पता करना चाहते हैं। एक अननाउन फंक्शन है जिसको हम पता करना चाहते हैं कि वो फंक्शन क्या चीज है। तो डोयच एल्गोरिदम जो है वो आपको ये अननोन फंक्शन मालूम करने में मदद देता है। एनी हाउ, इस फंक्शन का काम क्या है कि ये जो एक्स वाली इनपुट है उसको तो एक्स पे वैसे ले जाता है, लेकिन जो वाई वाली इनपुट है उसमें वो एफ ऑफ एक्स उस फंक्शन को एज अ बाइनरी ऐड कर देता है, और ये मतलब फंक्शन की फॉर्म वो करता है। और उसके बाद आउटपुट के ऊपर आपको साई 2 मिलता है, जो कि इन दोनों का टेंसर प्रोडक्ट होता है। और फिर आप फर्स्ट कीबोर्ड पे हैडामार्ट गेट अप्लाई करते हैं, एंड देन फाइनल आपको जो है वो रिजल्ट मिल जाता है। अगेन टाइम की कमी की वजह से मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन इसको इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो लेट्स डू दिस, 5 मिनट में शायद ये हो जाए। तो ये सर्किट आपने जेन में रखना है कि पहले आपके पास जो इनिशियल स्टेट है साई 0, साई 0 जो स्टेट है आपके पास वो है 0 0 या 0 1, ठीक है। और साई 1 जो है वो अब आपने बनानी है, तो वो क्या होगी प्लस और माइनस, क्योंकि आपने दोनों पे हेडामार्ट गेट अप्लाई किया है। पहली पे किया तो वो प्लस बन गई, और 1 पे किया तो वो माइनस बन गई। तो साई 1 जो है प्लस माइनस है। अब उसके ऊपर आपने यूएफ जो है वो ऑरेकल अप्लाई करना है। सो पहले मैं प्लस माइनस को खोल के लिख लेता हूँ। अगर आप इसको डिटेल में लिखें तो ये बेसिकली क्या होगा, 0 + 1 मल्टीप्लाई बाय 0 - 1, ठीक है ना। ये होती हैं प्लस माइनस स्टेट्स। और अगर आप इसको लिखें मल्टीप्लिकेशन के बाद तो ये बनती है 0 0 -0 1 +1 0 -1 1। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज में आप क्या करते हैं कि अपना ओरेकल जो है यूएफ, जो कि एक अननोन फंक्शन है, उसको अप्लाई करते हैं। और इसको जब आप अप्लाई करते हैं तो आप अप्लाई करेंगे साई 1 के ऊपर, ठीक है। तो साई 2 कहाँ पे है, इस जगह पे। यानी फंक्शन जब अप्लाई हो जाएगा तो जो स्टेट बनेगी वो साई 2 है। तो अगर आप इसको अप्लाई करें तो फंक्शन देखें क्या कर क्या रहा है। फंक्शन पहले क्यूबिट की इनपुट लेता है, उसके ऊपर एफ
अप्लाई करता है फंक्शन और उसको ऐड कर देता है बाइनरी एडिशन के थ्रू दूसरे क्यूबिट में y में। तो यही काम मैं यहाँ पे अब करने लगा हूँ। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि जो यू एफ है एक लीनियर ऑपरेटर है, तो इसलिए ये हर स्टेट पे अलग अलग अप्लाई होगा। और बाय डेफिनेशन आप इसको कैसे अप्लाई करते हैं कि फर्स्ट क्यूबिट को फंक्शन में डालता है और उसको ऐड करता है दूसरे क्यूबिट में। तो फर्स्ट फंक्शन जो है वो जीरो ही रहेगा और दूसरा जो क्यूबिट बनेगा वो जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो बन जाएगा। इसी तरह से दूसरे में फर्स्ट क्यूबिट तो जीरो रहेगा, सेकंड क्यूबिट में फर्स्ट क्यूबिट का फंक्शन डालेगा। फिर थर्ड में क्या आएगा, फर्स्ट क्यूबिट तो वन रहेगा और सेकंड क्यूबिट में पहले का फंक्शन बना के डालेगा। सॉरी। और इसी तरह से आखिरी वाला क्या होगा कि फर्स्ट क्यूबिट तो वन रहेगा, दूसरे वाले में फंक्शन बना के डालेगा। तो ये है आउटपुट साइड टू अभी तक जो हमें मिला है। अब अगर आप मुझे एफ नॉट और एफ वन के बारे में पूछें तो एफ नॉट और एफ वन जो है ना, ये चार फंक्शंस होते हैं बाइनरी फंक्शंस, जिनको बोलते हैं एफ नॉट, एफ वन, एफ टू और एफ थ्री। ठीक है। इसमें से एफ नॉट फंक्शन जो है ना वो होता है अम, आप लोगों को पता है ये वाले फंक्शंस जो बाइनरी फंक्शंस होते हैं क्या होते हैं, एफ नॉट, एफ वन, एफ टू? यानी इनमें से दो फंक्शन जो है उनको हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं और दो फंक्शन जो होते हैं उनको हम बैलेंस फंक्शन कहते हैं। जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो एक जैसी आउटपुट देते हैं और जो बैलेंस फंक्शन होते हैं वो अपोजिट आउटपुट देते हैं। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं एक्स ले लूं तो एक्स मेरी इनपुट है। ठीक है। और एफ नॉट जो है वो उसके ऊपर फंक्शन लगेगा। तो जब एक्स एक्स की दो वैल्यूज हो सकती है ना, जीरो और वन, तो एफ नॉट क्या करेगा, दोनों केसेस में जीरो देगा आउटपुट। एफ वन क्या करता है मिसाल के तौर पे, वो दोनों में लेट से वन वन देता है। अब मुझे नहीं पता कि किसका कौन सा नाम लोग रखते हैं। एफ टू जो है वो क्या करेगा कि वो डिफरेंट आउटपुट्स देगा। ठीक है। यानी लेट से जीरो पे वन दे देगा, वन पे जीरो। और एफ थ्री क्या करेगा, जीरो पे वन दे देगा, वन पे जीरो। तो इनमें से जो पहले दो फंक्शंस हैं एफ नॉट और एफ वन, इनको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। और एफ टू और एफ थ्री जो है इनको बोलते हैं बैलेंस्ड फंक्शन। और डोइच एल्गोरिथम का काम होता है कि वो फंक्शन के बारे में ये बताए कि वो कांस्टेंट फंक्शन है या बैलेंस फंक्शन है। क्लासिकल सर्किट में ये जानने के लिए आपको चार ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, एफ नॉट, एफ वन, एफ टू, एफ थ्री। चार ऑपरेशन करके आप बता सकेंगे कि ये फंक्शंस की नेचर जो है इनमें से कांस्टेंट कितने हैं और बैलेंस कितने हैं। लेकिन डोएच एल्गोरिथम चार की बजाय सिर्फ दो क्यूरीज से आपको बता देगा कि ये फंक्शन जो है ये कांस्टेंट है या बैलेंस है। और उसके लिए फिर अब आप चाहें तो एग्जांपल ले सकते हैं जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर आप एफ नॉट को चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो लेट्स से आप कहते हैं जी मैंने एफ नॉट को चेक करना है। तो एफ नॉट की प्रॉपर्टी ये है कि वो जीरो देता है हर तरह। तो अगर आप देखें तो साइड टू आपका क्या आएगा एफ नॉट पे। सो एफ नॉट यहाँ पे जीरो है और जीरो प्लस, अच्छा यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे आपने बाइनरी एडिशन करनी है। सो एफ जीरो इज जीरो, सो जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो। इसी तरह बाकियों को भी आप अप्लाई करते जाएं तो आपका जो आंसर आएगा फाइनली दैट विल बी वन बाय टू। अब जीरो प्लस जीरो जीरो देगा तो ये आंसर आ जाएगा जीरो जीरो। फिर माइनस जब आप अप्लाई करेंगे अम, दूसरी टर्म के ऊपर, ठीक है, तो आपको मिलेगा माइनस जीरो वन। फिर आप तीसरी टर्म पे अप्लाई करेंगे तो वन जीरो, फिर चौथी पे अप्लाई करेंगे तो वन वन। तो ये आपको फंक्शन मिलेगा। और अगर आप चाहें तो इसको दोबारा से प्लस माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। जी किसी का कोई सवाल है?
जी जी, कर लें सवाल। चले मैं इसको मुकम्मल कर लूँ, फिर आप जरा सेट करके फिर आप सवाल कर लीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं है, 9:40 पे डॉक्टर जमील असलम का लेक्चर है, तो आई हैव टू फिनिश हियर। ठीक है। तो अब आपको प्लस माइनस मिला है। अब गेट भी हमें ये कहता है कि जब जो भी आपकी आउटपुट यहाँ पे साइड 2 पे मिली होगी, उसमें फर्स्ट क्यूबिट के ऊपर आपने क्या करना है, हेडामार्ट गेट अप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्यूबिट के ऊपर जब मैं हेडामार्ट अप्लाई करता हूँ, तो साइड 3 मेरे पास बनता है विच इज इक्वल टू हेडामार्ट ऑफ साइड 2। लेकिन हेडामार्ट फर्स्ट क्यूबिट पे करना है। जब फर्स्ट क्यूबिट पे हेडामार्ट करेंगे तो बन जाएगा 0 माइनस। सो बेसिकली इस केस में हमने स्टार्ट किया था प्लस माइनस से, ये हमारी इनपुट थी, और आउटपुट पे अब आपको क्या मिला है, 0 और माइनस। दिस इज माई आउटपुट। इसी तरह से अगर आप F1 को चेक करें, ये आप खुद कर लेंगे या F2 को कर लें। जब आप F2 को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इनपुट पे आपकी जो भी स्टेट थी, आउटपुट के ऊपर आपको 1 और माइनस मिलेगा। जब आपको आउटपुट के ऊपर 0 मिल रहा होगा, जब आप मेजर करेंगे, फर्स्ट क्यूबिट को मेजर करेंगे आप, जब आप फर्स्ट क्यूबिट को मेजर करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं मेजर कर रहा हूँ फर्स्ट क्यूबिट को, और यहाँ अगर आप फर्स्ट क्यूबिट को मेजर करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे 0 मिल रहा है तो मुझे पता चल गया कि मेरा जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है, क्योंकि 0 तभी आपको मिलेगा अगर आप F0 या F1 वाला फंक्शन होगा आपका, और 1 आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब आपका फंक्शन F2 या F3 होगा। तो इसका मतलब है कि मेरा फंक्शन बैलेंस्ड होगा अगर मुझे आउटपुट पे 1। तो इसका मतलब सिर्फ 2 क्यूरीज के साथ मुझे पता चल जाएगा कि इस फंक्शन की नेचर क्या है, कांस्टेंट है कि बैलेंस है। जबकि क्लासिकली मुझे 4 दफा जो है वो ये सवाल पूछना पड़ता है, और तब जाके मुझे पता चलता है कि ये फंक्शन कांस्टेंट है या बैलेंस्ड है। तो ये डॉयच एल्गोरिदम ने पहली दफा, ये काफी पुराना है, 1980s का है, इसने पहली दफा ये साबित किया था कि क्वांटम कंप्यूटर जो है वो क्लासिकल कंप्यूटर से बहुत बेहतर होता है। और उसकी रीजन जो है वो सिर्फ क्वांटम पैरेललिज्म नहीं है, बल्कि उसकी रीजन जो है वो क्वांटम पैरेललिज्म के साथ हेडामार्ट गेट्स हैं जो कि क्वांटम इंटरफेरेंस करवाते हैं। और एक तो सारे क्यूबिट एक ही दफा ऑरेकल के अंदर जा रहे होते हैं, प्लस उनके अंदर आपस में इंटरफेरेंस हो रही होती है, और उस इंटरफेरेंस की वजह से आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, क्वांटम इंफॉर्मेशन, वो इकट्ठी प्रोसेस हो रही होती है। एंड देन उसकी उसका रिजल्ट क्या है कि क्लासिकली जिस चीज को करने में पोलिनोमियल टाइम लगता है, क्वांटम कंप्यूटर के थ्रू उसको एक्सपोनेंशियल टाइम लगता है, यानी वो जल्दी उस काम को जो है वो कर लेता है। इसी एल्गोरिदम, डोएच एल्गोरिदम की बाद में फिर एक एक्सटेंशन जो है वो डोएच जोजा एल्गोरिदम की शक्ल में आई, इस पे मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन ये बेसिकली ये है कि इसमें आप एन क्यूबिट लेते हैं, यानी 2 क्यूबिट्स की बजाय आप एन क्यूबिट्स लेते हैं, और उसी तरह से आप ऑरिकल अप्लाई करते हैं, फिर हेडामार्ट अप्लाई करते हैं। तो ये सेम सर्किट है, लेकिन बस फर्क ये है कि ये एच की पावर में जो एन लिखा हुआ है ना, टेंसर प्रोडक्ट, तो इसका मतलब होता है कि आपने एन 0 क्यूबिट्स लिए हैं और एन दफा हेडामार्ट अप्लाई करना है। और वो एन हो सकता है आपका 1000 हो, 10,000 हो, तो सारे क्यूबिट्स पे एक ही दफा आप फंक्शन लगाएंगे और आपको फौरन जो है वो, यानी विद एक्सपोनेंशियल टाइम, आपको उस फंक्शन की नेचर जो है वो पता चल जाएगी। तो दिस इज द पावर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। इसके अलावा उसके बाद फिर लोगों ने और भी बनाए हैं, जैसे सर्च एल्गोरिदम्स हैं जिनमें ग्रोवर एल्गोरिदम है या शोर एल्गोरिदम है। ठीक है, जो फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीजर को एक्सपोनेंशियल टाइम की बजाय पोलिनोमियल टाइम में करवाता है। तो ये सारे फिर एल्गोरिदम डेवलप होते गए, अभी भी लोग डेवलप करते हैं, और उसमें बुनियादी जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, आई होप कि मैंने इस कोर्स के अंदर वो आपको कन्वे कर दी हैं, क्योंकि हम बहुत बेसिक से चले थे, क्वांटम मैकेनिक्स, लीनियर अलजेब्रा, क्यूबिट्स, गेट्स, सर्किट्स और बेसिक एल्गोरिदम्स। तो ये आई होप कि ये चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। तो थैंक यू एवरीबडी, आप लोगों ने बड़ा अच्छा मेरा साथ दिया, बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए। लेकिन यहाँ पर ये बात ख़त्म नहीं हो जाती, इसको अब आपने जारी रखना है। इन लेक्चर्स को जो यूट्यूब पे पढ़े होंगे, बार बार सुने। जो एक्सरसाइजेज मैंने इसमें कुछ मुकम्मल की थी, कुछ छोड़ी थी, उनको मुकम्मल करें। जो बुक्स मैंने बताई हैं उनको पढ़ें, उनकी एक्सरसाइजेज को सॉल्व करें। तो होपफुली आपका जो क्वांटम कंप्यूटिंग का बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा
कि आप किसी भी रिसर्च फील्ड में या किसी भी जॉब एप्लीकेशन में अगर आप जाना चाहें तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम का भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर मेहनत के कुछ भी जो है वो नहीं मिलता।